हाँ चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहली क्लास नंबर सिस्टम से, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जो कि आपके क्वेश्चन पुलिस के एग्ज़ाम में या एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में, सब में बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो फ़िलहाल एक आध बार तो आप लोग पढ़े ही होंगे, जो पढ़े हैं उनके लिए भी, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी। सब लोग ध्यान से देखिए और हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी जनरल बातें हो जाती हैं। फिलहाल जो संख्या पद्धति स्टार्ट होगी, संख्या पद्धति के क्वेश्चन ऐसे नहीं हैं कि किसी एक टॉपिक से है, ये हर टॉपिक मिला के देता है, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कई लोग तो इसको बाद में पढ़ाते हैं और चैप्टर पढ़ाने के बाद इसको पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं। नंबर सिस्टम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब क्या रूल्स हैं। उसके बाद क्वेश्चंस हम देखेंगे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा रूल आपको आना ज़रूरी है। वो 10-5 मिनट के अंदर आप रूल्स देख लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे हैंडल किया जाएगा उस पर फोकस रहे। बार बार हम वही टॉपिक पढ़ें कोई मतलब का नहीं है। नंबर सिस्टम में कम से कम 100-200 क्वेश्चन आप लगाना चाहते हैं तो अपने कोई किताब उठाइए और लगा डालिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन एक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति, जैसे छोटी सी बात है, अंक क्या है, डिजिट क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं तो अंक क्या है, डिजिट क्या है ना। तो कोई चीज़ हम संकेतों के माध्यम से कैसे प्रदर्शित करते हैं। कोई संकेत, 10 संकेत हमारे पास होते हैं किसी न्यूमेरिकल्स को लिखने के लिए। तो आप इसे समझिए कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 संकेतों का प्रयोग करना पड़ता है ना। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 9 तक जाएगा आपका, है ना। तो इन सब का प्रयोग करके ही हम संख्या बनाते हैं, अंक बनते हैं। यही संकेत जो है अंक कहलाते हैं। बाकी इसमें क्या है, अच्छा एक चीज़ और इसमें बात, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वगैरह क्या होते हैं वो आप मालूम है। जैसे संख्या में कोई संख्या लिखी हो, सपोज दैट, मान के चलिए कि 3, 2, 4, 5, 6, 7, तो इनका स्थान क्या है वो समझिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे ही चलते चले जाते हैं कि नहीं। तो ये सब लोग को मालूम होगा, बचपन से पढ़ते चले आए हो। अब पुलिस की एग्ज़ाम देना है आपको या किसी कंपटीशन का, तो इसमें क्या समझ में आई बात नहीं। लेकिन कुछ क्वेश्चन बनता कहाँ से, वहीं पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। हम लोग फोकस ये करने वाले हैं कि आपके क्वेश्चंस कभी कभार बना देता है अंकों के स्थानीय मान और जातीय मान पे। स्थानीय मान और जातीय मान पे प्रश्न आपका बन जाता है। तो देखिए, थोड़ी सी स्थानीय मान, जातीय मान के बारे में आप जानकारी रखिए। उसके बाद फिर क्वेश्चंस जब आएंगे तो उसे सॉल्व करेंगे। जातीय मान, फेस वैल्यू, सीधा स्थान, मतलब जाति मतलब जो उसका नाम है। जैसे कोई भी संख्या लिखा हो, जैसे इसमें दिया है देखिए कि 16752, इसमें कहेगा कि 5 का जातीय मान बताइए, तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। 7 का जातीय मान क्या होगा, 7। जो अंक लिखा है उसी का नाम। हाँ, एक तरीके से और क्वेश्चन बनाता है, कैसे कि बताइए कि हजरहवें स्थान के अंक का जातीय मान क्या है। कौन कौन बता सकता है, हजरहवें स्थान के अंक का जातीय मान क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्या हो जाएगा, 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी ये है 6, ठीक है। ये जातीय मान हो गया। लेकिन अगर पूछ लिया स्थानीय मान, क्या पूछ लिया, स्थानीय मान, यानी प्लेस वैल्यू। मतलब प्लेस वैल्यू आपकी क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस मतलब स्थान, किस स्थान पे लगा है, हजरहवें स्थान पे है ना ये। तो इसको लिखेंगे क्या, 6 लिखिए। फिर कौन सा स्थान है, इकाई, मतलब ये वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ये हो गया इसका स्थानीय मान। जातीय मान, स्थानीय मान में अंतर स्पष्ट करिए आप लोग। क्या है, जातीय मान में उसका केवल हम नाम बताते हैं कि उस स्थान पे कौन है, 6 है, 7 है, 5 है, 9 है, 10 है, कुछ भी। लेकिन हम लोग स्थानीय मान में उसका स्थान बताते हैं। हजरहवें स्थान पे है, सैकड़ावें स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है, 10वें स्थान, मतलब किस स्थान पे है।
समझ में आई बात? स्थानीय मान, जातीय मान कन्फर्म हुआ सबको कन्फर्म हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये थोड़ी थोड़ी जानकारी आप रखिए क्योंकि क्वेश्चन में बीच बीच में आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। संख्याओं के प्रकार बचपन से पढ़ते आए हो, लेकिन एक बार फिर से हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अरे यार, जो गिनने के काम में आते हैं डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी जो हैं चलते चले जाएंगे, 10 12 1000 2000 3000, ये सभी तो क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है। ये इतना नहीं कि 9 तक केवल, कोई एक बच्चा कह रहा था कि 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक, नहीं, ये चलता चला जाएगा। ये सब प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सब नेचुरल नंबर है। अब उसके आगे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हो गया। अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें, होल नंबर्स क्या होते हैं, तो जो जीरो छूटा था ना, उसी जीरो को आगे लगा लीजिए बस। सभी प्राकृतिक संख्याएं प्लस जीरो, प्लस मतलब साइन मत ले लेना, मतलब जीरो एक और ले लीजिए बस, वो होल नंबर्स हो गए। आपको डब्लू से, ज़्यादातर डब्लू से हम दिखाते हैं, तो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी होल नंबर्स। ठीक है। इंटीजर्स क्या हैं? अरे इंटीजर्स तुम लोग खूब पढ़े होगे कि जीरो लिए हो, पॉजिटिव अभी हम ले रहे थे प्राकृतिक संख्याओं में, नेचुरल नंबर्स में अभी हम 1 2 3 4 5 सब ले रहे थे। अब हम माइनस वाला भी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? माइनस वाला भी। देखो ऐसे समझना, 1 2 3 4 ये सभी हम लोग अभी पॉजिटिव में लिए हैं। ठीक है, तो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर जीरो ले लिए तो ये हमारा पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अगर इधर भी -1 -2 -3 ये सब लेने लगे तो ये पूर्णांक हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। लगभग अमूमन इसको आई से दिखाते हैं, है ना, कैपिटल आई से इंटीजर्स को। और पूर्ण संख्या समझिए होल नंबर्स, यानी 0 से लेके इधर और 1 से लेके इधर जो है वो प्राकृतिक संख्याएं हो गई, नेचुरल नंबर। तीनों चीज़ कन्फर्म हुआ, तीनों में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। बहुत सरल सम संख्याएं, नेचुरल सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या है? नेचुरल नंबर्स में कुछ संख्याएं सम होती हैं, कुछ और क्या होती हैं, विषम। क्या आधे आप समझिए, प्राकृतिक संख्याएं जब हम लें तो प्राकृतिक संख्याओं में जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें आधी सम संख्याएं होती हैं और आधी विषम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, और विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती। कई बच्चे इतना कन्फ्यूज होते हैं विषम संख्या और अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या भी आने वाला है, यहीं पर होगा, ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स। विषम संख्या अभाज्य संख्याएं अलग अलग चीजें हैं। अभाज्य संख्या किसी से भी विभाजित नहीं होती। विषम संख्या 2 के अलावा और से विभाजित हो सकती है, 3 से हो सकती है, और 3 से भी हो सकती है, 7 से हो सकती है, 9 से हो सकती है, लेकिन 2 से विभाजित बस नहीं होगी, वो विषम होती हैं। अभाज्य तो किसी से भी नहीं होंगी, एक और स्वयं मतलब किसी दूसरे से नहीं होती, एक के अलावा या स्वयं से विभाजित होगी और किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं वो अपने अलावा किसी न किसी और से विभाजित पक्का हों। जैसे मैं कहूँ 3 जो है यह क्या क्या है, विषम है और अभाज्य भी है। पहला नंबर एक लाइन से मैं आता हूँ। सम संख्याएं इवन नंबर्स क्या होती हैं, 2 से विभाजित होने वाली। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। चौथा भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं वो जो अपने के अलावा किसी और से ज़रूर विभाजित हों। जैसे 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 4 2 से विभाजित होती है 6। 21 ले लो, 21 सम संख्या तो नहीं है लेकिन 7 से विभाजित होती है, तो यह भाज्य संख्या है। सम संख्या और भाज्य संख्या में अंतर समझिए। भाज्य संख्याएं किसी न किसी से जरूर विभाजित होंगी। सम संख्या जो होगी केवल 2 से विभाजित होगी। फिर से सम संख्या भाज्य संख्या क्या क्या होती हैं? सम संख्या केवल 2 से विभाजित होती हैं। भाज्य संख्याएं जो होती हैं वह किसी से भी विभाजित हो जाएंगी, लेकिन होनी जरूर है। 2 के अलावा 3 से हो जाए, 5 से हो जाए, 7 से हो जाए, 4 से, किसी न किसी से विभाजित जरूर हो, तो वो भाज्य संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऑड नंबर्स, वो केवल 2 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, केवल 2 से विभाजित न हो वो विषम संख्याएं हैं। जैसे 21
यह 7 से विभाजित होती है लेकिन 2 से विभाजित, तो यह विषम संख्या है। अभाज्य क्या है? जो किसी से भी विभाजित न हो, एक और अपने अलावा। 21 को ले लिया जाए, 21 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। 21 अभाज्य संख्या, वह 3 से कट जा रहा है या 7 से कट जा रहा है, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, सही चल रहा हूं ना? चलिए, जो मैं समझाना चाह समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सह अभाज्य संख्या, सह मतलब ऐसे अपने भाषा में समझ लीजिए 7 हो, 7 सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? मतलब ऐसी दो संख्याएं, को प्राइम नंबर, अभाज्य जुड़ा है। देखो, सह अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य भी संख्याएं होती हैं। सह यहां तो नहीं लिखी है। सह अभाज्य संख्याएं क्या है? ऐसी दो संख्याएं जो आपस में एक दूसरे को न काटे या उनका कोई मस एक के अलावा कुछ और न आए। फिर से समझिए, सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका मस हमेशा एक आता है। मस एक किसका आएगा? मस एक उसका आएगा जिसका कोई कॉमन न हो। जैसे आप 2 और 3 की बात करें, 2 और 3 आपस में सहभाज्य संख्या, ये अभाज्य तो आपस में है ही है। उसके साथ साथ ये देखिए, ये इन दोनों में कोई कॉमन संख्या नहीं मिल रहा है एक के अलावा। एक तो आ ही जाता है सब में, तो उसको छोड़ो। 5 और 9 की बात कर लें, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 5 है अभाज्य संख्या, लेकिन 5 9 आपस में सहभाज्य हैं, क्योंकि 5 9 को नहीं काटेगा, 9 5 को नहीं काटेगा, या इन दोनों को कोई काटने वाला कोई तीसरा भी नहीं है। कि कोई तीसरा भी है? नहीं है। इन दोनों का कोई कॉमन पार्ट न मिले। फिर से समझो पूजा, 5 9 को कोई एक संख्या आ रही है जो काट सके। अच्छा, एक समझिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए 2 ले लूँ, 8 ले लूँ, क्या यह सहभाज्य संख्याएं हैं? नहीं, 2 से 8 कट जाएगा। चलिए 4 और 8 ले लेते हैं, यह भी नहीं है, 4 से कट जाएगा, या 2 से कट जा रहा है, 2 से भी ये कट जा रहा है। लेकिन अगर आप 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, सहभाज्य हैं, क्योंकि इनका कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। एक बात। दूसरा, अगर मान के चलिए हम 3 ले लें और 21 ले लें, क्या ये सहभाज्य हैं? नहीं है, क्योंकि 3 से कट जा रहा है। बाकी बात समझ गए हो, है ना? तो ये चीज़ें सहभाज्य कौन कौन सी है? ये सहभाज्य है। यह भाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं कहती हैं। सहभाज्य संख्या, सॉरी, क्या? सहभाज्य। यह सहभाज्य हैं, यह भी सहभाज्य है, यह भी सहभाज्य है, मतलब इनका कुछ कॉमन मिल जाए। चलिए फिलहाल अब हम लोग आते हैं थोड़ी सी परिमेय और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अभी पढ़ाने को तो बहुत सारी चीज़ें, मैं चाहूँ तो एक एक दिन का मैं एक एक क्लास ले सकता हूँ, 1 घंटे परिमेय संख्याओं पर ही। अपरिमेय संख्याओं की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं जनरली आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं, और अपरिमेय में क्या अंतर? परिमेय सब संख्याएं होती हैं, ऐसे समझिए आप, कुछ अलग ही। परिमेय सारी संख्याएं होती हैं, केवल अपरिमेय छोड़ दिया जाए। जैसे अपरिमेय से करड़ी वाली, जैसे करड़ी में कोई चीज़ आ जाए, जैसे करड़ी में आ जाए √2, √3, √5, है ना? √4 नहीं होगा क्योंकि इसका निकल आएगा क्या? 2। ऐसे करिए आप, ध्यान सुनिए मेरी बात को। परिमेय और परिमेय और अपरिमेय को हम कैसे अलग अलग बांटेंगे? कोई ऐसा भाग हो, जैसे या भाग भी हो, जैसे बटे में कोई चीज़ संख्या आ जाए। फिलहाल आप लोगों ने तो वैसे देखा है परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती हैं। P/Q के रूप में Q जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इससे काम बनता नहीं है। ये आज तक बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है, अरे P/Q में तो सब लिख देते हैं हम, √3/1 भी तो हो जाएगा, ये भी तो P/Q के रूप में लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं। एक शाब्दिक समझने की कोशिश करिए। कुछ संख्याएं ऐसी हैं, जब उन्हें हम भाग करते हैं या उनका वर्गमूल निकालते हैं तो पूरी तरीके से वो कटती नहीं हैं। फिर से समझिए, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका, जैसे इनका वर्गमूल निकाला जाए √2 का, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी। ये दशमलव आता चला जाएगा, इसका वर्गमूल निकालोगे भागविश से तो निकलता चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं, इसलिए अपरिमेय है। और ऐसी ही संख्याएं अपरिमेय होती हैं जो रुके ही न। तो कहोगे सर जी कभी कभी तो 1.3333 ये भी नहीं रुक रहा है, तो क्या इसे भी अपरिमेय कहेंगे? नहीं, इसको परिमेय नहीं कहेंगे, इसको परिमेय कह देंगे।
क्योंकि इसको हटा के हम लोग बार लगा देते हैं, याद करिए बार लगा देते हैं ना। फिर से जी, ये परिमेय परिमेय बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए समझिएगा। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव शांत होता है, या तो बार बार आए लेकिन वही संख्याएं आए। जैसे अगर कोई संख्या दशमलव में कोई संख्या 1.33 आ रहा है, 1.55 आ रहा है, बार बार आ रही वही संख्या, तो इसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या ऊट पटांग आ रहे, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 है, कोई क्रम उसका निश्चित नहीं है और वो कट भी नहीं रहा है, तब जाके वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। अपरिमेय संख्या बहुत कम मिलती हैं। समझ में आई बात? जैसे अगर हम कहें एक क्वेश्चन बनाता है, आप में हमेशा बना सकता है पाई और 22/7। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या? अंकित, पाई क्या है, परिमेय या अपरिमेय? पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। एक फिल्म आई थी ना, कौन थी, पाई ऐसा करके था, वो पाई का मान निकाला था, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, 2-3-4 बोर्ड भर डाला, लेकिन पाई की वैल्यू आ नहीं पाई, डायरेक्ट हॉलीवुड की थी। तो पाई की वैल्यू जो है आप निकालते चले जाइए, वो रुकेगी नहीं, 22/7 रुक जाएगा, है ना। तो 22/7 जो होता है वो परिमेय है और पाई जो है वो अपरिमेय है। 22/7 ये कुछ हद तक ले लिया गया है कि ये लगभग उसी के आसपास रहता है, इसलिए इसका मान हम 22/7 मानते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू पाई की ये नहीं है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, ये तो 3.14 तक कुछ जाता है, उसके बाद ये, तो इस वजह से 22/7 परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या। एक नंबरी कभी कभार आ जाता है, फिलहाल ज़्यादातर क्वेश्चंस आ जाते हैं। बहुत कंफ्यूज तो नहीं होगा परिमेय अपरिमेय में, और अगर लिखी भाषा में तो आपको बुकों में मिलेंगे ही। परिमेय संख्याएं में है जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। अब आप समझिए, ऐसी संख्याएं अपरिमेय कुछ चिन्हित कर लीजिए। बाकी करणी की करणी में जिसका वर्गमूल डायरेक्ट न निकल पा रहा हो वो सभी अपरिमेय हैं। पाई एक अपरिमेय है ना। ऐसे वैल्यू क्या है? अच्छा, कुछ भाग भी ऐसे आते हैं कि उनको भाग करते रहो, बदलेगा ही नहीं। एक चीज और आता है, नीचे अगर कोई बटे में हो, कोई संख्या लिखी हो, नीचे 5 और 2 का मल्टीपल आ जाए, इसकी पावर m और n में, 5 और 2 में, तो जब ऐसी संख्याएं अगर नीचे आ जाती है वो निश्चित तौर पर कट जाती हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? परिमेय अपने आप हो जाती हैं, उनका दशमलव शांत अपने आप आ जाता है। फिलहाल शांत अशांत एक दिन टॉपिक लेके आएंगे तो फिर आपको बताएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें वो चीज़ें समझे जो कि आपके काम में आती रहें। विभाज्यता की जांच बचपन से पढ़ते चले आए हो बच्चों। 2 से कौन कौन विभाजित हो जाता है? लास्ट में कोई सम संख्या हो वो विभाजित हो जाएगी, कि कोई संख्या लिखी हो लास्ट में उसका सम संख्या हो या 0 हो, कट जाएगी। जैसे देखो 6 है, 4 है, इसके लास्ट में कट जाएगा। 2 जानते हो, इसमें टाइम बर्बाद करना होगा। 3 से विभाज्यता का नियम, सभी संख्याओं को जोड़ो, जोड़ने के बाद 3 से विभाजित करो, अगर वह संख्या कट रही है तो 3 से ज़रूर विभाजित होगी। पढ़े हो, जानते हो सब लोग कि समय दें इसमें, है ना। अब समय क्या, समय दे तो चुके हैं, इतना ही समय बहुत है। सभी को जोड़ो और जोड़ने के बाद, जैसे ये देखो 1335 क्या 3 से विभाजित होगा? सभी को जोड़ लिया मैंने, जोड़ने के बाद देखा 12 3 से कटता है, 3 चौक, यानी ये पक्का 3 से कटेगा, सिंपल सी बात है। 4 से विभाज्यता का नियम देख लीजिए। 4 से विभाज्यता का नियम ये है कि लास्ट में 2 अंक जो है ना, उन्हीं को देखो 4 से कट रहा है कि नहीं। 48 4 से कटेगा, ये पक्का 4 से पूरा कटने वाला है। ये देखिए 28 है, ये लास्ट में 4 से 28 कटता है, यानी 4 से निश्चित तौर पर कटने वाला है पूरा का पूरा। अगर लास्ट में 2 जीरो भी आ जाता ना, तब भी कटेगा। लास्ट में 2 जीरो आ जाए तब भी वो 4 से कटेगा, इसमें दिया नहीं एग्जाम्पल्स। क्लियर है? आगे देखिए 5 से विभाजित, अरे 5 से तो आराम से काट लो, 0 हो और 5 हो लास्ट में, या तो 0 मिले या तो वो निश्चित तौर पर 5 से विभाजित होगा। अगला देखते हैं 6 से विभाज्यता के नियम। 6 ही नहीं, हर एक संख्या, कोई भी संख्या, उसका जो मल्टीपल होगा यानी जो उसका गुणज होंगे
वो सब जितने संख्याओं से उनके जो भी कटने का नियम होगा वही लागू होगा। नहीं समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 6 के जो गुणनखंड होते हैं, जैसे 2 और 3, 2 तिहाई एक होता है, लेकिन एक तो सबसे कटता ही है। 2 और 3 है ना, तो 2 का विभाज्यता के नियम और 3 का विभाज्यता का नियम अगर लागू हो रहा है तो वहाँ पर वो 6 से विभाजित होगी संख्या। जैसे पहला नंबर आप देख लो, लास्ट वाली सम संख्या है कि नहीं है। अब सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद देखो ये 3 से विभाजित हो रही है, तो 3 से विभाजित यानी 2 तिहाई 6, यानी 2 और 3 दोनों से जो विभाजित होगा वही 6 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 21 है, 21 से विभाजिता का नियम अगर ज्ञात करना हो तो 7 त्रिक 7 से विभाजित हो रही हो और 3 से विभाजित हो रही हो तो वो संख्या 21 से अवश्य विभाजित होगी। 21 से विभाजिता का नियम आपको 7 त्रिक 21, 7 से विभाजित हो और 3 से भी 7, तो ऐसे हो जाए। फिलहाल 7 का विभाजिता का नियम ज़्यादातर देता नहीं है, और वो भी बताएंगे, उसका कुछ एक नियम होता है। 7 का ज़्यादातर आता भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़, उसका कुछ नियम पर्टिकुलर कोई नियम बना नहीं है। अभी एक है, लेकिन अब वो दिमाग में थोड़ा मिस हो रहा है, तभी बताएंगे कुछ देर में। 6 का हो गया, 7 का दिया नहीं है। 8 का, 8 में आपको सिंपल सा ऐसा करिए ना कि 8 का इसमें नहीं लिखा है, 8 का मैं आपको बताऊँ तो लास्ट के 3 अंक देख लीजिए, लास्ट के 3 अंक और या लास्ट के 3 जीरो, लास्ट में 3 जीरो हो और लास्ट के 3 अंक यदि 8 से विभाजित होता है तो वह संख्या पूरी तरीके से 8 से विभाजित होगी। 9 से विभाजिता का नियम सेम टू सेम 3 वाला, सभी अंकों को जोड़िए, अगर वह संख्या 9 से विभाजित हो रही है तो निश्चित तौर पर वो 9 से विभाजित होगी। 9 से आता है बच्चों, 9 से 3 से आता, 11 वाला आता है, आपके सवालें मिलेंगी आगे चल के। 11 वाला काफ़ी ज़रूरी है। वैसे कितने लोगों को यहाँ मालूम है 11 से विभाजिता के नियम? हाथ उठाएं। मुझे ये भी मालूम रहे ना कितने लोगों को मालूम, अगर नहीं मालूम है तो हमें बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड, मालूम भूल जाते हो। 11 की विभाजिता के नियम आपको हम बताते हैं बहुत आराम से। ये संख्या दिया है ना, क्या क्या दिया है? 7 1 2 7 3 6 2 है ना, देखना गौर करना। ये 11 से खूब सवाल आते हैं, इस पे भर भर के आएंगे। इसके अल्टरनेट संख्याएं लीजिए, अल्टरनेट संख्याएं जोड़िए। 7 2 9 3 12 2 14 आ गया। अब यहाँ माइनस लगा लीजिए, फिर जोड़िए 1 7 7 1 8 6 14 बराबर कितना आया? 0। अब ध्यान समझना, यही हमेशा करना है। अल्टरनेट संख्याओं को जोड़िए और जोड़ने के बाद उन दोनों को घटा दीजिए। हमने क्या किया है? अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के दूसरा, एक छोड़ के दूसरा, ये लिए ये लिए ये लिए, ठीक है। फिर हमने ये लिया ये लिया, ऐसे ले रहे हैं। इनको मैंने घटाया, 0 मिल जाए या 11 का गुणज, 11 का गुणज, तो वह संख्या 11 से अवश्य विभाजित होती है। फिर से समझिए क्या कह रहे हैं। 0 मिल जाए या 11 का गुणज मिल जाए, वह संख्या हमेशा विभाजित होती है 11 से। 11 का गुणज कौन कौन होता है? 11 वाले पहाड़े में जो आ जाए, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, सुना है क्या? सुना है कह रहे हो? हाँ सुनाइए, क्यों सुनाएंगे, 11 का पहाड़ा तुम्हें आती है, ठीक है। तो 11 का गुणज जो है वो सारी चीज़ें आएंगी। जैसे यहाँ पर 0 ना आके कितना आ जाता? 11 आ जाता, या 33 आ जाता, या 44 आ जाता, तो यह संख्या 11 से भाग करके चेक कर लेना, जिसको भरोसा ना हो मेरे ऊपर। कई लोगों को भरोसा नहीं होता। नहीं, अगर यहाँ पे 0 के अलावा कोई और संख्या आ जाएगी तो निश्चित तौर पर नहीं कटेगी। यदि 11 या 22 या कुछ और 22 की जगह 21 आ जाए, नहीं कटेगी, निश्चित नहीं कटेगी। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। हम फिर 11 की विभाज्यता का नियम हो गया। अच्छा, कुछ फार्मूले आपको मालूम होना ज़रूरी है, फिर हम सवाल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला किसको किसको याद है? हाथ उठाएं कि मुझे याद था ये। जैसे मैं कहूँ 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को जोड़ना है आपको, तो क्या जोड़ लेंगे? जोड़ लेंगे ना, जोड़ लीजिएगा।
ठीक है, 1 से लेके 1000 तक बताइए, जोड़ लोगे किस फार्मूले से, n+1/2, या आपने समांतर श्रेणी पढ़ रखा होगा कक्षा 12 का, उससे भी आ जाती हैं चीज़ें, है ना, तो वो भी लगा सकते हैं। फिलहाल ये आपका फार्मूला मालूम है, n+1 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़े एक तरफ से, 1 2 3 4 इन सबको जोड़ना है। समझ में आई बात पूजा? तो ये सारी चीज़ें बेसिक रूल। देखिए एक मैथ पर ध्यान देना, मैं मैथ उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जो बेसिक मैथ है, ट्रिक यूज करूंगा, जितनी ट्रिक आप याद कर सकते हो। हर सवालें ट्रिक से नहीं कराई जाएंगी, केवल उतनी जो कि आपको सूत्र की तरह उपयोग करना है। और ट्रिक होता क्या है आप समझते हो? ट्रिक ऐसा होता है कि जब हम कोई सवाल लगाने में इतना हो जाते हैं माहिर कि हमें ट्रिक ना सोचना पड़े, अपने आप सवाल में बिना सूत्र रखे दिमाग में आधी से ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाए, वही ट्रिक है, और कुछ खास ट्रिक नहीं होता। क्लियर है? चलिए फिर देखते हैं हम अगले पर। प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना है, n+1, मात्र n+1। जैसे मैं कहूं इनका योग बताइए। अच्छा चलिए पहले यहां से शुरुआत करते हैं, कुछ बोल ही देते हैं। इनको जोड़िए, 2 1 3 और 3 3 6 4, सही है, 10 आया। यहां पे रखिए n, यानी ये कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं ना, 1 2 3 4 ठो संख्याएं, 4 रखिए, यहाँ 4 रखिए, और यहाँ 4 + 1 5 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी तो 2 बार, अब 5 दूनी 10 आ गया ना। इनको भी जोड़े थे 10 आया था, इससे भी आपका 10 आ गया। इसी प्रकार से इसमें भी देखिए, ये 4 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 4 हैं। n की जगह कितना रखिए आप, 4, ठीक है, और एक जोड़ दीजिए, 4 + 1 तो कितना आ जाएगा, 5, 5 चौक 20। अच्छा इनको जोड़िए थोड़ा, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 ही तो आया था। यानी फार्मूला आपका सही है। सम संख्याओं को जोड़ना हो तो n+1 करो बस, और अगर पूरी संख्याएं प्राकृतिक लेनी है तो n+1/2 लेना है। फिर प्रथम n विषम संख्याओं का योग, फार्मूला क्या होगा, n², ओनली स्क्वायर कर देना है बस। देखिए 1 2 3 4 ठो हैं, 4 का स्क्वायर करें, 4 चौक, देखिए 16 आ रहा है कि नहीं, 3 1 4, 5 4 9, 9 7, क्लियर है ना। फार्मूला में किसी कोई दिक्कत, n²। और ये देखिए आगे चलते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अगर वर्ग कर दिया जाए, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वर्ग कर दिया जाए तो फार्मूला क्या हो जाएगा, n+1 2n+1/6। अरे बचपन से रटते आए हो, अगर नहीं रटे तो आज रट लो, भूल गए हो तो आज याद कर लो, है ना, करना पड़ेगा इसे, क्योंकि अभी क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, अगर घन कर दिया जाए क्यूब में तो n+1/2 स्क्वायर कर दो। क्लियर है? तो ये वाले फार्मूले आपको याद होने चाहिए एकदम पूरी तरीके से। हमेशा कहीं आप सो रहे हो तब के बीच में आ जाए, खोद के पूछ ले तुम्हारे बच्चे वगैरह जब होंगे कभी कि दादाजी इसके क्या था, और तो फट से बता दो, मुंह से निकलता रहे, जैसे मरते वक्त राम राम निकलता है ना। ठीक है, आगे आइए, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला हो गया। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये याद होना चाहिए आप लोगों को, क्लियर कट हमेशा। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक, ये वाला कोई मतलब इसी से निकाला गया है। अच्छा भाज्य भाजक आप लोगों को मालूम, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है और भागफल क्या होता है, इसके बारे में अब हम देखते हैं। जैसे मान के चलिए हम 5 का भाग दे दें 21 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 5 चौक 20, ये गया, 1 आ गया। देखिए ये क्या है हमारा, ये है हमारा भाजक, भाजक। 21 क्या है हमारा, भाज्य। ये क्या है, भागफल, भागफल। और एक क्या आ गया, शेषफल, शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल। देखो भाज्य यानी 21 हमें निकालना है, भाज्य निकालना है ना 21, तो भाजक और भागफल का गुणा करेंगे। भाजक कितना है हमारा 5, भागफल कितना है 4, प्लस शेषफल कितना आया 1, 5 चौक 20, 1 21 बराबर 21।
क्लियर हुआ? इस तरीके से फार्मूला बना है। ठीक, चलिए बाकी ये ट्रिक है, ये चीज़ें हम सवालों में देखेंगे अपने। ठीक है, अब हमारे सवाल आ गए हैं। ओके, अब हम सवालों पर चर्चा करेंगे। देखिए ये वाला जो पहली सवाल है आप लोगों की, कितने लोगों की आ गई देख लीजिए। नहीं आई, चलो देखते हैं। सवाल कह के आ रहा है, बहुत बेसिक से समझिए। सतत 5 विषम और सतत 4 सम संख्याओं का मिलकर योग 325 है। कोई 5 विषम संख्याएं ली गई हैं, अब वो क्रम से हैं पांचों, और सतत 4 सम संख्याएं ली गई हैं। 4 सम संख्याएं मिलकर जब सबको जोड़ा जाता है तो वह 325 आता है। ये कहा गया है सबसे बड़ी विषम संख्या सबसे छोटी सम संख्या से 9 कम है। सबसे बड़ी विषम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या से 9 कम है। कौन 9 कम है? विषम संख्या वाली, है ना। सबसे बड़ी विषम संख्या जो है वो सबसे छोटी सम संख्या से 9 कम है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी विषम संख्या और दूसरी सबसे छोटी सम संख्या का योग क्या होगा? देखिए कैसे आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला नंबर, कोई एक विषम संख्या तुम मान लो x, क्या मान लो? x, पहली विषम संख्या। अगर पहली विषम संख्या x है तो दूसरी विषम संख्या क्या होगा मालूम है तुम लोगों को? हाँ जी, x प्लस 2 बस जुड़ता चला जाएगा, यानी दूसरी हो जाएगी x प्लस 2, तीसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 4, फिर x प्लस 8, फिर x प्लस कई ठो हुआ? 1 2 3 4 5 ठो हो गए। अब रहने दो, है ना, 5 ही तो लेने हैं। 2 क्यों? ऐसे समझिए, 5 मान लो अगर हम पहली विषम संख्या लें तो 5 2 7, अगला 7 ही तो होगा। 5 के बाद तो 6 आता है, 6 तो सम संख्या हो जाएगी। विषम चाहिए क्रम से अगला वाला तो 2 जोड़ना पड़ेगा, 5 2 7। फिर इसी प्रकार से 2 और जोड़ो, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, इसी प्रकार से आते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने सम मान लिया। चलिए, उन्होंने एक बात दे दिया, सबसे बड़ी विषम संख्या तुम्हें मिल गया। सबसे बड़ी विषम संख्या यही है ना, x प्लस 8। सबसे बड़ी विषम संख्या सबसे छोटी सम संख्या से 9 कम है। ये 9 कम है किससे? जो सम संख्या स्टार्ट होंगी। ये तो विषम स्टार्ट हुई ना, ये विषम संख्या हो गई। ठीक है, और जो सम संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? ध्यान समझना, 9 इसमें जोड़ दे, मिल जाएगी पहली विषम संख्या। अरे 9 जोड़ दो तो x प्लस 9 8 17, पहली सम संख्या मिल गई। अगर पहली सम संख्या मिल गई तो दूसरी कितनी होगी? x प्लस 19, 2 2 जुड़ता इसमें भी चला जाएगा। फिर तीसरी क्या हो जाएगी? 21। अब इससे किसी के दिमाग में 17 19 21 तो विषम संख्या, अरे यक्स जुड़ा है ना, यक्स जुड़ा है, यक्स कोई ऐसी वैल्यू आएगी, है ना, तो उसके जोड़ने के बाद वो सम संख्या अपने आप प्राप्त हो जाएगी। विषम संख्याएं सभी मिल गई, सम संख्याएं मिल गई सभी। अब वो कह रहा है कि इनका योग जो है 325 है, 3 इसको पूरा जोड़ लें, अपने आप आ जाएगा। जो चलिए जोड़ते हैं ना, यक्स 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 कई ठो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 5 ठो वो है और 3 ठो, या 5 3 8, 4 ठो है क्या? तो एक ठो और ले लीजिए, x प्लस 23, तब कितनी x हो जाएंगी? 9 ठो x हो गया। अब इनको सबको जोड़ना पड़ेगा बच्चों। 4 2 6 6 12, 12 8 20, 20 और 17 37 में 19 जोड़ लो, 56, पक्का ना? 56 में 21 जोड़ लो, 56 में 21 जो 77 में 23 जोड़ो, कितना? 100, पक्का? चलिए 100 मान लेते हैं, जोड़ लीजिएगा खूब। आगे चलते हैं, ये किसके बराबर है? 325 के बराबर है। ठीक है,
अब क्या करिए, 100 उधर जाएगा घट जाएगा, एक बार फिर से जोड़ के चेक कर लीजिए अपना, एक बार जोड़ के चेक कर लीजिए कि सही है। चेक हो गया हो तो आपसे अब 100 इधर आएगा घट जाएगा, कितना आ जाएगा 225 यक्स बराबर, और 9 इधर आ जाएगा नीचे, ये जानते हो कि नहीं? देखो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे शायद दिक्कत हो रही हो। 9x 100 उधर जाएगा घट जाएगा 225 आ जाएगा, यक्स का आ जाएगा 225/9, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? और यक्स की वैल्यू जो भी है पड़ी रहने दो, कोई है कट जाएगा 9 दूनी 18 और 9 पचे 25 आ जाए, यक्स की वैल्यू 25 आ गई। अब उन्होंने क्या पूछा है सवाल, दूसरी सबसे बड़ी विषम संख्या, दूसरी सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? दूसरी सबसे बड़ी संख्या, अच्छा ये है x + 6, ठीक है। और दूसरी सबसे छोटी सम संख्या, दूसरी सबसे छोटी सम संख्या क्या है? दूसरी सबसे छोटी लेना है ना, तो x + 19 लेंगे। दूसरी सबसे बड़ी विषम संख्या और दूसरी सबसे छोटी विषम संख्या का योग, दोनों को जोड़ लेते हैं। x + 6 और x + 19 जोड़िए, कितना हो जाएगा 2x प्लस, इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 25। चलिए 2 का मान, x का मान कितना है 25 दूना, यहाँ 25 रखो कि 25 दूना 50 प्लस 50 और 25 जोड़ो, कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। फिर से सवाल समझिए, 75 यानी कौन सी ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन सही है 75। दूसरी सबसे बड़ी विषम संख्या, दूसरी सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी हो और दूसरी हो, सबसे बड़ी तो पहली ये है, फिर दूसरी सबसे बड़ी है, फिर तीसरी सबसे बड़ी है, चौथी सबसे बड़ी। अब इधर से आते तो देखो ज़्यादा होता चाहे, सबसे छोटी दूसरी कहेगा तो सबसे छोटी दूसरी ये है, सबसे छोटी ये है, सबसे दूसरी छोटी ये है, सबसे तीसरी छोटी ये है, सबसे, समझ गए बात की नहीं? ऐसे ही सम संख्याओं की बात कर लें तो सबसे छोटी ये संख्या है और दूसरी सबसे छोटी ये है, तीसरी सबसे छोटी ये है, चौथी ये है। या सबसे बड़ी की बात करें तो इधर से आ जाएंगे हम। और कोई दुख तकलीफ? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या है प्रश्न? 51 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल अभी आ गया ना, कह रहे थे कि फार्मूला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बताइए आंसर, बताइए फटाफट। इक्यावन से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे वो समझिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए, प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है मालूम है? n + 1/2। अगर हम n और n + 1/2 लें, अगर इतना ले रहे हैं तो अगर हम यहाँ n की जगह 100 रख दें तो 1 से लेके 100 तक का हो जाएगा, क्योंकि यह 1 से शुरुआत माना जाता है ना, उस वहाँ से ये लिया गया फार्मूला। ऐसे लिया गया था ना, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे लिया गया था ना n तक। तो अगर हम सीधा n बराबर 100 रख देंगे तो मामला ये हो जाएगा कि वो 1 से लेके 100 तक का हो जाएगा। तो समझिए, अगर 1 से लेके 100 तक का हो जा रहा है तो मुझे 51 से चाहिए, अर्थात कहाँ तक का नहीं चाहिए, हमें 50 तक का नहीं चाहिए, तो हम 50 तक का घटा देंगे, 50 तक का घटा देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर एक बार 100 रखेंगे, फिर 100 + 1 रखेंगे /2, इसमें से घटा देंगे 50 तक का, 50 + 1/2 तक का, ये घटा देंगे, हमारा आ जाएगा। नहीं समझ पाए? ये वाला जो है वो देखो, जो फार्मूला ये बना है वो कहाँ से है, लेके 1 2 3 4 ऐसे ले रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि 51 से लेके, फिर देखिए जैसे मैं ऐसे कहूँ 1 2 3 ऐसे आ रहा है, ये चलता चला जाएगा, फिर आएगा एक जगह 50, पुनः फिर आ जाएगा एक 51 52, ऐसे होता चला जाएगा, फिर कहाँ तक जाओगे 100 तक। अगर हम ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का योग बता देगा,
अगर हम ये फार्मूला केवल एक ठो लगाएंगे, n की जगह 100 रखेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का योगफल आ जाएगा आपका। और अगर हम लेकिन वो पूछा केवल इतना ही है ना, तो हम करते क्या है कि एक बार तो इसको लगा देते हैं पूरा, ये तो हम जान गए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का आ गया है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से यहाँ तक का घटा देंगे, माइनस लगाएंगे, 50 तक का योग निकालेंगे कितना है। अरे आया था यहाँ से यहाँ तक का पूरा योग आ गया था, अब इस वाले में से हम 50 तक का योग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा इतना ही तो बचेगा। अब समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसको हल करेंगे, फिर इस वाले में से इसको घटा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए करते हैं, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 50 गुणते 100 में से गया 101, माइनस करेंगे और ये आ जाएगा 25 गुणते 50 और 1 51, कर डालिए, 5 1 कम 5 0, 5 1 कम 50 आ गया। ठीक है, माइनस 25 का करिए, 25 1 कम 25 पंचे 125 200 127, 12 75 घटा दीजिए, 10 में से 5 गई 5, 7 3, ये 35 75, ऑप्शन नंबर डी, 35 75, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, इस तरीके से सवाल आ जाएगी। चलिए अगले सवाल पर जल्दी करिए, 1 मिनट के अंदर लगाने की कोशिश करिए। ये देखिए, अब 3 अंकों वाली एक संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 396 अधिक है। इसको अगर हम चाहें तो मान सकते हैं क्या, 100x प्लस 10y प्लस z, ऐसे मान के फिर पलट के, फिर बहुत कहानी लंबी होगी, हो जाएगा सवाल, है ना। जैसे ये है 100x प्लस 10y प्लस z, फिर इसको बदलने के बाद ये बन जाता है क्या, 100z प्लस 10y प्लस x, ये पलट के बन गया। फिर इनका योग करेंगे, फिर इनको 396 के बराबर करेंगे, फिर x y का मान निकालेंगे, 1/1 आ जाता है। इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम ऐसे नहीं जाएंगे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में कैसे जाएंगे, ध्यान समझिएगा। 3 अंकों वाली संख्या ज्ञात करना है। 3 अंकों वाली एक संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 396 अधिक है। इसमें से कोई एक संख्या उठाइए और उसको चेक करिए कि क्या वह, जैसे 396 है, 396 है, प्राप्त संख्या मूल संख्या 396 आएगा, लेकिन कोई संख्या मान लो 512, पहला ऑप्शन मैं उठा रहा हूं, 512 उठा रहा हूं। अच्छा, इसके आगे और पढ़िए, इसके आगे तो और पहला 10वें स्थान का अंक 2 है। 10वें स्थान का अंक 2 कौन कौन सा है, 1 2, देखो इकाई दहाई, 10वां स्थान तो वही होता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा। 10वें स्थान पर 2 हो, 10वें स्थान पे केवल इसमें है और इसमें है, ये ऑप्शन तो अपने आप कट हो गया, इसको क्यों हम चेक करें। फिर समझिए, 100वें स्थान का अंक इकाई अंक के अंक का आधा है। जो 100वें स्थान पे है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, ये 100वां स्थान हो गया। 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है। 6 का आधा 3 है, सही है। 3 का आधा 7 है, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट हो गया। केवल 2 ऑप्शन अब आपको चेक करने हैं, इनका उल्टा करिए बस। जैसे 326 है, 326 का उल्टा करेंगे तो 6 2 3 आ जाए। इनका अंतर कितना आ जाएगा, इनका अंतर क्या 396 आ रहा है, 396 आएगा, कम आएगा। एक तो खुदा ही ज़्यादा हो गया हमें लगता है। अंतर मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइए, 3 2 6, 13 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ लास्ट में कितना है, 6 पक्का नहीं आने वाला है, तो हम चेक नहीं करेंगे, अब सीधा डी मारेंगे, यानी ये भी गलत हो गया, डी सही है ऑप्शन। 3 गलत, 2 ठो तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए थे, और 1 लाइन इसको लगाया, तीसरा भी गड़बड़ जा रहा था, तो यानी पक्का चौथा सही होगा, आप निकल सकते हैं आगे। लेकिन आप ये भी करिए, क्या चेक कर लेते हैं, आज हम लोग तो लगा रहे हैं, कौन सा एग्जाम में बैठे हैं, तो चेक कर लीजिए क्या दिक्कत है। 10वें स्थान का अंक 2 है, ठीक है, ये आधा, ये केवल लास्ट वाला चेक करना है। तो 4 2 8, इसका बदल दीजिए तो आ जाएगा 8 2 4, घटाइए, 14 में से 8 गई, 14 में से 8 गई 6 आ रहा है, फिर 11 में से 2 गई 9, फिर क्या कहते हैं 7 में से 4 गई 3, 396 आ रहा है। तीसरी सवाल लग गई अपने आप।
ठीक है, इस तरीके से हम चेक कर लेंगे ऑप्शन से। ऐसे सवाल है, ऑप्शन पर ही जाना चाहिए। चौथी सवाल देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 और 18 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 और 18 दोनों से विभाज्य है? ऐसे ज्ञात करने के लिए आप सीधा सीधा एलसीएम निकालिए। 12 18 का एलसीएम निकाल लीजिए और एलसीएम से चेक करिए कौन कट रहा है, वही सीधा सीधा आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 और 18 से विभाज्य है? 12 18 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? पहले 18 खंड कर दीजिए, 9 दूनी 18, 3 त्रिक्का 9 दूनी 18, 12 इसमें ढूंढिए कोशिश करें, 4 तिहाई 12 होता है, 3 तो है, 1 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12, एलसीएम यही होगा। 3 त्रिक्का 9 और 2 दूनी 4, 9 चौक 36, 36 से भाग करके चेक कर लीजिए, देखिए इसमें कौन कट रहा है, आ जाना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और चेक कर सकते हैं। पहला नंबर, यह कोई भी संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर सी ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा 2 से। 3 से कटने वाले देख लीजिए, 3 से 7 5 12, 12 2 14, 14 4 18 कटेगा 3 से, 3 से कटेगा और 9 से भी कटेगा, 3 त्रिक्का 9 और 3 दूनी 6 से कटना चाहिए, है ना। ये हमें लगता है ए ऑप्शन इसका सही है क्या? ये वाला सही होगा। ये सही आ रहा है ना, क्योंकि ये सारे कट रहे हैं इससे, तो 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट, 6 से कटेगा ही। और क्या कहते हैं, डी वाला नहीं कट रहा है, योग 15 है तो नहीं कटेगा। अच्छा बी ऑप्शन देख लीजिए, 3 6 5 4, 12 से नहीं कटेगा, नहीं 12 से नहीं कटेगा सॉरी, अब 12 और 54 कटेगा, ठीक है, उससे चेक कर लीजिए, या फिर सीधा सीधा 36 से भाग दीजिए। अगर आपको दिक्कत आ रही, सीधा सीधा क्या करिए, अगर आपके पास टाइम का कमी दिख रहा है तो 36 से भाग करिए, एक बार जाएगा अपने आप सब कटता चला जाएगा। बड़ा भाग तो आप पहले सिखाया जाता, बचपन ही में मार पीट के तुम लोग सिखा दिया गया है। क्लियर है? इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। 5वीं सवाल लेते हैं हम लोग। हाँ, यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5 8 2 4 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? 11 से विभाजिता का नियम ये भी आपको हमने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आएगा? सीधा सीधा लिखिए 5 8 2 4 स्टार को 11 से विभाजित करना है, ऐसे ऐसे कर लीजिए, ये होने चाहिए। यानी 5 + 2 और प्लस स्टार माइनस करेंगे 8 + 4 को, अरे अल्टरनेट जोड़ के, है ना, 5 2 7 प्लस स्टार और माइनस 8 4 12, कितना रख दें स्टार के साथ कि 0 बन जाए? 7 5 12, अगर यहाँ 5 रख दें तो 7 5 12 0 बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी। 11 का गुणज बनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या ये चाहिए, और यहाँ पर ऐसी कोई संख्या है नहीं कि बहुत बड़ी बना दोगे 11 का गुणज ले आने के लिए, तो 0 बनाने की कोशिश करो, 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6वीं सवाल देखिए, बहुत आसान है ये भी। कितना आ जाएगा? 29 25। अरे इसका तो फार्मूला भी अभी लिखाए हैं ना, कौन कौन बताएगा फार्मूला इसका? n + 1 अपान 2 का होल स्क्वायर, है ना। सीधा सीधा रखिए, लेकिन इसमें घटाना पड़ेगा, 1 से लेके यह 10 तक होगा, है ना, और हमें क्या करना पड़ेगा? 1 से लेके 4 तक का घटाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान समझिए बात को, ये 10 तक में, 10 का क्यूब तक में कितनी संख्याएं हैं? 1 से लेके 10 तक में n का मान 5 रखना पड़ेगा, 5। 1 से 10 तक 5। हाँ जी, 1 से 10 तक 5। अच्छा प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या? सही है, सही है, प्राकृतिक संख्या है, मैंने विषम संख्या समझ ली। प्राकृतिक संख्या है तो चलेगा आराम से। प्राकृतिक संख्या रखिए 1 से लेके 10 तक, तो यहाँ 10 रख दीजिए, इसमें से घटा देंगे कौन सा? 4 तक वाला, 4 तक का घटा देंगे, तो उसमें रख दीजिए n की जगह कितना रख देंगे हम? 10, और यहाँ रख देंगे भी हम 10, ऐसे। और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? 4 तक का घटा दीजिए, 4 + 1 यानी 5,
सीधा सीधा या 4 4 + 1/2 ये हल करेंगे आ जाएगा। चलिए 10 करेंगे, 2 पंचे 10। अच्छा स्क्वायर भी इसका भी लगेगा और ये हो जाएगा 5 10 1 11 11 50 55 का स्क्वायर माइनस ये प्लस है क्या बीच में? वही तो आपने गुणा दिया, ये प्लस नहीं होगा। 2 दूनी 4 तो यहाँ क्या करिएगा 2 और 4 1 5 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 55 का स्क्वायर याद नहीं है? 3025 माइनस 5 दूनी 10 धम्मा 100 घटा दीजिए 100 29 25 29 25 आंसर आ जाएगा। दिया है 29 25 ऑप्शन नंबर डी में। फार्मूला आपको रखना है n n + 1/2 n + 1/2 का होल स्क्वायर दोनों। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया है ना इसको। ठीक, स्टार्ट हुआ। देखिए ये वाला आंसर बताइए बच्चों 7वें क्वेश्चन का। 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ना है। यानी आपको ये करना है कि 4x3 को 984 में क्या कर देना है? जोड़ना है। 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की एक संख्या बनेगी। 4 अंकों की एक संख्या जब जोड़ोगे तो ये बनेगा 13 ऐसे, और यहाँ पर आएगा y और यहाँ पर आ जाएगा 7 ऐसे ही बनेगा। इसे जब जोड़ोगे प्राप्त होती है जो 11 से पूर्णतः विभाजित है। कौन? ये वाला 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो पहला नंबर चेक कर लो 11 से पूर्णतः विभाजित है क्या? फिर आपको कहेंगे कि x + y का मान ज्ञात करना है, तो अल्टरनेट निकाल दीजिए, ये और ये जुड़ जाएंगे, यानी 1 + y और 7 3 10 इनका -10 करना है। तो ये बताइए 11 ये इसके बराबर कितना आना चाहिए? 0 या 11 का गुणज, तभी 11 से विभाजित होगा। 11 का या तो 0 आए या तो 11 का गुणज आए। तो यहाँ पर y की जगह अगर 9 रखेंगे तो 9 1 10, 10 में से 10 जाएगा 0 आ जाएगा। यानी y की वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो गया? 9। यानी यहाँ पर हम क्या रखें? 9 आना चाहिए हमारा। क्या आना चाहिए? 9। 4 3 7 8। हम 9 लाने के लिए x की जगह कितना आना चाहिए? 1 8 1 9 9 4 13, यानी 1 ये आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आपने कितना लाया है? 9। तो करिए x + y का मान, x + y, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 9 9 1 10। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। क्लियर है? इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए बताइए। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन किसका किसका आया। यदि किसी संख्या के 2/5 हिस्से के 3/4 में उसी संख्या के 2/3 का 2/5 हिस्सा जोड़ा जाता है तो उस संख्या का स्मॉल n गुना प्राप्त होता है। स्मॉल n का मान क्या है? ध्यान समझिए। यदि किसी संख्या के 2/5, कोई संख्या मान लो x है, इसका 2/5 हिस्सा करिए। 2/5 हिस्से के 3/4 में उसी संख्या के 2/3 का मतलब फिर वही 3/4 के उसी संख्या के यानी x का ही 2/3 का 2/5 हिस्सा जोड़ा जाता है, जोड़ दिया गया, जोड़ा जाता है तो उस संख्या का n गुना प्राप्त होता है। वो संख्या कौन थी? x। उसका कितना हो जाता है? n गुना। तो n लगा दीजिए, ये आ गया n x। ठीक है, अब करिए क्या कि इन सब से x कॉमन ले लीजिए और इनका गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4 तो आ जाएगा 3 5 दूनी 10 प्लस फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 5 तिहाई 15 और यहाँ पे n x सही है, x से x कैंसिल, n बराबर आ जाएगा। जोड़ लीजिए इधर, एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 10 तिहाई 30, 3 त्रिका 9,
15 दूना 30, 4 दूनी 8, कर दीजिए 9 8 17/30। ऑप्शन कितना है? 17/30, सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी आ गया, जो कहा वो कर दिया, ख़त्म। ठीक है, चलिए अगली वाले सवाल पे चलते हैं। ये वाली सवाल देखिए, आता है कि नहीं आपका, देखिए गौर से। देखिए क्या हुआ है, तीन संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहला नंबर आप लोगों को ऐसे से निकाल लीजिए, 8 9 है और फिर आप करिए क्या, 3 और 4। अरे मान लो एक 3 संख्याएं हैं ये, फिर इसके बगल 9 रखिए, इसके बगल, तो ये ट्रिक मालूम होगा। 8 त्रिक 24, 9 त्रिक 27 और ये कितना था, 9 था ना, 9 चौक 36 आ गया। ये किसी से कटेगा, 3 से काटिए, 3 8 24, 3 और 24, 3 9 27, 3 1 कम 3, 3 6 12 3 36, ये अनुपात आ गया। अब इनको यक्स मान लीजिए, 8x 9x और ये तीनों मान लिए आप, 8x 9x 12x। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यदि पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल, पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2400, गुणा करिए 12 8 96x, कितना आ रहा है, 2400, और x का गुणा x स्क्वायर, 9600 से भाग करिए इसमें 2400 में, कितना आ जाएगा, 25 आएगा। 24 चौको 96, 24 चौको 96, अरे 2400 करोगे आप 96, x का मान कितना आ रहा है, तो 25 आना चाहिए, कैंसिल होके, है ना। x का मान कितना आ जाएगा, 5, x का मान 5 आ गया। अब क्या करिए, दूसरी संख्या 9x है, तो 9 गुणते 5, 9 पचे 45, 96 से भाग करेंगे 2400 में, कितनी बार जाएगा, 25 बार। ठीक, इस तरीके से सवाल आ जाएगी। चलिए 10वीं सवाल करा के आज का क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। लास्ट सवाल देखिए आज का। चलिए बताइए, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है तो भागफल 6 और शेषफल 15 आता है। ठीक है, तो करना कैसे है, ध्यान समझिए। दो संख्या, बड़ी वाली तुम x मान लो और ये वाली छोटी मान लो, x माइनस वाई कितना आ रहा है, दो संख्याओं का अंतर 1365 आ रहा है। एक समीकरण ये बन के तैयार हो जाएगा। जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है, यानी बड़ी x जब विभाजित की, ध्यान समझिए, जब x किससे विभाजित की जाती है, y से, छोटी संख्या से विभाजित की जाती है, तो भागफल 6 आता है और शेषफल 15 आता है। तो यानी आपको आएगा कि x बराबर आ जाएगा 6y प्लस 15। x का मान आएगा, ये मान यहाँ रखेंगे, y का मान आ जाएगा, x के स्थान पे मान रखिए, आ जाएगा, है ना। इसको रख दीजिए, यहाँ रखेंगे 6y प्लस 15 माइनस y बराबर 1365। तो 6y में से एक जाए 5y आ जाएगा और ये 15 उधर जाए घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1350 आ जाएगा। 5 से भाग देंगे तो y बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 सते 270 आ गया y का मान। तो छोटी वाली संख्या कितनी हो गई, खत्म हो गया सवाल। छोटी संख्या कौन सी, 270। सिंपल सी बात है, 1365 में 270 ही आएगी छोटी वाली, खत्म हो गई, यहाँ से सवाल खत्म हो गया। ठीक, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस तरीके से सवालें आएंगी संख्या पद्धति की, लेकिन अभी संख्या पद्धति की और सवालें की जाएंगी। बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, टाइम ख़त्म हो रहा है। हम लोग अभी और सवालें लेंगे, इस पर कम से कम 1-2 वीडियो और बनाएंगे और फिर हम लोग संख्या पद्धति हम ख़त्म कर देंगे, यानी 1 से 2 दिन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट, फिर हम अपना अगले दिन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद।